नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो पिछली कक्षा में हमने कृषि से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की, इकोनॉमिक रिव्यू पर हम बात कर रहे हैं और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ये टॉपिक जो है इसको हम कवर अप कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक रिव्यू को कवर अप करने का मतलब है आप अपने किसी भी एग्जाम जो आरपीएससी के हैं उसमें इकोनॉमी का लगभग 50% कवर कर लेते हैं। बहुत सी योजनाएं जो है वो यहाँ से कवर हो जाती है। यहाँ से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर हो जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था के संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वे सारे भी यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसलिए बहुत तरीके से इसको पढ़ना है क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। तो योजनाओं के बाद आज हम बात करेंगे कृषि विपणन के बारे में, अर्थात एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होती है उसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे सरकार द्वारा विपणन को बढ़ावा देने के लिए, विपणन में सुधार करने के लिए और किसानों को अच्छे मूल्य उपलब्ध कराने के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो तीन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, जिसमें हम पहले कृषि विपणन बोर्ड के बारे में बात करेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना को जानेंगे, इसके बाद निर्यात प्रसंस्करण और प्रोत्साहन नीति जो है उस पर हम बात करेंगे और किसान कल्याण कोष जो है उसको भी हम समझेंगे। छोटा टॉपिक रखूंगा, मतलब ऐसा नहीं कृषि विपणन के बाद में आगे और टॉपिक कराऊं, एक एक टॉपिक हम एक क्लास में पूरा कवर अप करेंगे जो भी है, ताकि आपको कम से कम उस टॉपिक की पूरी समझ विकसित हो सके और जब आपको देखना हो तो आप उसको एक ही वीडियो में देख सकें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि विपणन की। कृषि विपणन की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई देखिए दोस्तों, किसानों को लूटने के लिए मार्केट में व्यापारी खूब सारे हैं और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और ये काम अच्छी विपणन सुविधा से ही हो सकता है। जितना पारदर्शिता विपणन सुविधाओं में होगी, जितना तरीके से मंडी व्यवस्था को लागू किया जाएगा और जितने ज़्यादा रेगुलेशंस और रूल्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा उतना ही बेहतर है। और इसीलिए राज्य में जो हमारे मंडियाँ हैं ना, इनका प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के रूप में है कृषि विपणन निदेशालय। तो कृषि विपणन निदेशालय का काम क्या है? कृषि मंडियों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए सुचारू रूप से उनका संचालन करना, ताकि हमारे जो किसान मंडियों में आते हैं उनको लाभ मिले। और इसीलिए कुछ योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना एक है और इस योजना के अंतर्गत जो किसान, खेतिहर मजदूर और हम्माल हैं उनको कार्यस्थल पर कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2020-21 में काफ़ी किसानों को इसके लाभ मिले हैं। दरअसल राज्य में 5 प्रकार की मंडियां हमारे यहाँ पर है। ठीक है, राज्य में सुपर, ए, बी, सी और डी, ये 5 तरह की मंडियां होती है, लेकिन इन 5 मंडियों में से केवल 3 प्रकार की मंडियां, सुपर, ए और बी, ये जो 3 श्रेणी की मंडियां हैं, इनके प्रांगण में जो किसान आते हैं और जो मजदूर वहां पर काम करते हैं उनको अच्छा पौष्टिक भोजन मिल पाए, इसके लिए व्यवस्था करते हुए किसान कलेवा योजना नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में अनुदानित दर पर किसानों को जो मंडी में आते हैं सामान बेचने, और इसके साथ जो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनको जो है अनुदानित दर पर भोजन प्राप्त होता है। इसी तरह से राज्य में जो हमारे मंडी के श्रमिक हैं जो विपणन के कार्य में लगे हुए हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। देखिए, पिछले बार के इकोनॉमिक रिव्यू में इसके बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा की गई, लेकिन इस बार वापस से इसको विस्तारित कर दिया गया। तो हम भी फिर विस्तारित ही बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न एक बार पहले भी आए हुए हैं यहाँ से और दोबारा भी आ सकते हैं। तो लगभग किसी श्रमिक को जो मंडी में काम करता है उसके सभी पहलुओं को कवर करता है ये, चाहे वो उनके डिलीवरी से जुड़े हों, चाहे वो विवाह से जुड़े हों, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हो, हर चीज़ में। तो सबसे पहला है प्रसूति सहायता। तो महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक है, जो लाइसेंस जो श्रमिक वहाँ पर है, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वहाँ पर, ऐसे श्रमिकों को 2 डिलीवरी के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर जो है, 4 तरह की मजदूरी दर होती है हमारे यहाँ पर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। ठीक है, ये 4 तरह की मजदूरी है। सबसे निम्नतम होती है 227 रुपये वर्तमान में, मई 2019 से। तो मई 2019 से जो है हमारे यहाँ पर 227 रुपये अकुशल को मिल रहा है, फिर 239, फिर 249 और फिर 299। ये 4 तरह की जो है क्या मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। तो जो अकुशल श्रमिक की 45 दिन की मजदूरी है उसके समतुल्य जो सहायता राशि है वो दी जाती है। तो आप इंटू कर लीजिए, 227 इंटू 45, तो ये लगभग आपका 10,000 के करीब आएगा।
10,000 रुपये करीब सहायता राशि दी जाती है ताकि वो डिलीवरी के काम आसानी से कर सके। इसी तरह पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता को भी राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी की समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। तो ये दोनों को ही इसमें ये आवश्यक जो राशि है वो मिलती है। विवाह के लिए जो सहायता है उसमें अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और ये भी बड़ी मात्रा में महिलाओं को, जो लाइसेंस महिलाएं उनको दी जा रही है। छात्रवृत्ति की बात करें तो ऐसे मंडी और के श्रमिक जिनके पुत्र पुत्री 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना में छात्रवृत्ति दी जाती है। तो छात्रवृत्ति ऐसे बच्चों को जो केवल 60% से ज्यादा प्राप्त करें उन्हीं को दी जाती है, उससे कम वालों को नहीं मिलती। चिकित्सा सुविधा के रूप में हर साल जो है 20,000 रुपये अधिकतम की राशि दी जा सकती है। अनुज्ञप्तिदारी जो भी हमाला उनको, वो भी किसके लिए, गंभीर बीमारी की दशा में, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार के अस्पतालों में ये राशि इनको मिलती है। अच्छा, ये ध्यान रहे कि वर्तमान में वैसे भी बहुत सी योजनाएं हैं, खास करके हमारे यहाँ महात्मा गांधी भामाशाह जो योजना है उसके अंतर्गत वैसे ही किसानों को इसका लाभ काफ़ी मिल रहा है। पितृत्व अवकाश की मैंने बात कर दी कि जो पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक है उनके जो बच्चे होते हैं उनको पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन का अकुशल श्रमिक का मजदूरी प्रदान किया जाता है। ये हो गया महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में। बड़ा प्रश्न भी 10 नंबर का आपको मेंस में पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। आप इसलिए पेपर उठा के देखिए, आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में। 2019 में 17 दिसंबर 2019 को जब सरकार का पहला साल पूरा हुआ था उस समय ये नीति लाई गई थी। ये नीति एक प्रश्न बनाती है बहुत अच्छा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको मेंस पेपर में यहाँ से प्रश्न मिल सकता है जैसे कि संभावना है। तो इस नीति के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है, 3 चीजें। एक तो एग्रो प्रोसेसिंग, दूसरा है एग्री बिजनेस और तीसरा है एग्री एक्सपोर्ट। तीनों चीज़ों को, मतलब प्रोसेसिंग को बढ़ाएं, स्थानीय स्तर पर उसके विपणन और व्यवसाय को बढ़ाएं, और तीसरा है बाहर विदेशों में भी व्यापार करें, उसका निर्यात करें। तीनों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति आई है। नीति की विशेषताएं देखिए आप। समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना, मतलब फसल कटने के बाद किसान को जो भंडारण से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं और प्रोसेसिंग से जुड़ी व्यवस्थाएं उनको एकीकरण करके और उनके नुकसान को कम करना। कृषक और उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, मतलब ऐसे किसान जो संगठन बना के काम कर रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाना। कृषक और उनके संगठनों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि। तो अभी तक क्या होता है ना दोस्तों, आपूर्ति और मूल्य संवर्धन का काम जो है ना ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इस योजना के माध्यम से, इस नीति के माध्यम से किसानों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसी तरह से राज्य की जो अच्छी विशिष्ट फसलें जैसे कि जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, किन्नू, सेना, अनार, इन सभी के मूल्य संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें इस नीति में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये तो हो गया नीति की विशेषताएं। अब प्रावधान देख लो क्या क्या प्रावधान है। तो जितने भी किसान और उनके संगठन है उनको एग्रो प्रोसेसिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए जो मनी के रूप में जो है ना ग्रांट मिलती है, अनुदान दिया जाता है। कितना, परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख। सीधा ग्रांट का मतलब होता है वो चुकाना नहीं होता है। किसान मान लीजिए 20 करोड़ रुपए खर्च करके, 2 करोड़ रुपए खर्च करके और कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है जो एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो 50% सीधा अनुदान मिलेगा। अधिकतम कितना, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए। कृषकों को और अन्य जो पात्र उद्यमी हैं उनके लिए परियोजना लागत का 25% या अधिकतम जो है कितना, 50 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये हो गया कि जितने भी ऐसे परियोजनाएं हैं उसमें किसानों को तो 50% या 1 करोड़ रुपए तक, जबकि जो बाकी उद्यमी हैं उनको 25% या फिर 50 लाख तक का प्रावधान है। दूसरा, भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे फूड पार्क बनाए जाते हैं, कृषि प्रसंस्करण के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। क्लस्टर मतलब एक बड़ा एरिया जिसमें बहुत सारी जमीन सम्मिलित होती है, या फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर बना रहे हैं फूड पार्क में, जो मेगा फूड पार्क योजना है उसमें, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से जो फल सब्जी के संग्रह है उसके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है उसमें 10% का अतिरिक्त टॉपअप अनुदान भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, वो भी इसमें देय है। परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी। तो जो भी वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए उसके लिए जो भी वो टर्म लोन लेते हैं, ठीक है, उसमें 5% की ब्याज सब्सिडी, मतलब अगर 9% ब्याज लग रहा है तो 5% सरकार देगी।
जितने भी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र हैं, ट्राइबल जो एरिया हैं उनमें या पिछड़े जिलों में जो अनुसूचित जाति जनजातीय किसान हैं उनको भी तो आगे बढ़ाना है। तो उनके लिए जो ऐसे जितने भी संगठन जिनमें अनुसूचित जाति या जनजाति की इकाइयां हैं या फिर महिला युवा उद्यमी हैं, उनके लिए 35 वर्ष से कम आयु वालों को 1% और सब्सिडी, मतलब 5% तो सबको है ही, उसके अलावा इन सभी को 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, ये भी इसमें है। किसान और उनके संगठनों तथा ढांचागत परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है और अन्य 100 लाख रुपए, ठीक है, और अन्य सभी के लिए 50 लाख। तो ये 1 करोड़ और 50 लाख का अंतर है। अब दूसरा होता है, अगर मान लो हमें दूसरे बाजारों तक, राज्य के मंडियों तक जाना है दूसरों के, ठीक है, तो वहां पर जाने के लिए भी हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का। तो 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि तक हर साल 15 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें मिलेगा, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। भोजन, सब्जी, फूल, मसाले, संसाधित कृषि उत्पाद और असंसाधित उत्पाद का निर्यात, अब निर्यात की बात आ गई, तो निर्यात के किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 से 15 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। तो हर जगह निर्यात से लेकर के परिवहन से लेकर सब चीजों को बढ़ाने का काम हो रहा है। जैविक उत्पादों का अच्छा उत्पादन करने और निर्यात करने के लिए 5 साल की अवधि हेतु 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष के परिवहन अनुदान, मतलब निर्यात में जो खर्चा आता है किराए का, वो अनुदान भी यहाँ पर सरकार देगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 1 रुपए किलोवाट प्रति घंटा की दर से बिजली दर अनुदान, ठीक है, और 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र पर लागत का 30% अनुदान अलग से यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये कृषि संस्करण एवं निर्यात, कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है, बिल्कुल सिंपली आपको याद करना है कि किस किस काम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। एक तो एग्रो प्रोसेसिंग में ग्रांट मिल रही है 2 करोड़ और 1 करोड़ की क्रमशः। हमारे जो उद्यमी हैं उनको उद्यम में वर्किंग कैपिटल के लिए ग्रांट मिल रही है, सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए ग्रांट मिल रही है, निर्यात के लिए जो परिवहन है उसमें ग्रांट मिल रही है, और बिजनेस के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं उसके लिए जो है आपको ग्रांट मिल रही है। बहुत कठिन नहीं है चीज़ों को याद करना, 4-5 चीज़ें आपको याद करनी है। भाई ग्रांट दी जा रही है, बस ये आपको याद रखना है, कितना ब्याज सब्सिडी दी जा रही है ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका कृषक कल्याण कोष का गठन। एक कोष गठित किया गया है किसानों को व्यापार और खेती में मदद करने के लिए। इस कोष का नाम है कृषक कल्याण कोष। कब गठित किया? वही 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ रुपए की राशि से। तो 1000 करोड़ रुपए की राशि का कोष इसमें गठित करके और 16 दिसंबर 2019 को शुरू किया, और बाद में इसको 2000 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों से इसमें स्थापित किया गया। तो अभी 2000 करोड़ रुपए का ये कोष है। राशि का उपयोग कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिए और सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी किसी भी योजना में काम में लिया जा सकता है। मतलब जहां कहीं भी किसान के कल्याण से जुड़ा पैसा चाहिए तो ये किसान कल्याण कोष जो 2000 करोड़ रुपए का है उसमें से पैसे दिए जाएंगे। अब इनमें से ज़्यादातर काम मंडियों के निर्माण में, उपयार्ड बनाने में और सड़क निर्माण में खर्च किए जाते हैं। मतलब कृषि उपज मंडियों तक जाने में जो सड़कें हैं उनके निर्माण में। हालांकि ये भी ठीक है कि यहाँ पर सड़कों का विकास किया जाए, लेकिन इनका डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसानों को मिले तो शायद ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आपका आता है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण हैं, जो छोटे छोटे फूड, अचार बनाने वाले हो, पापड़ बनाने वाले हो गए, ठीक है, इस तरह के जो किसान हैं उनको असंगठित क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मदद करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। तो इसको राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ही लागू किया जा रहा है, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है। इसमें क्या किया जा रहा है? योजना का उद्देश्य है जितने भी हमारे प्रसंस्करण उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और सहकारी समितियाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उस ऋण तक हमारे इन छोटे छोटे प्रोसेसिंग का काम करने वाले किसानों को पहुंच प्रदान करना। दूसरा काम है, भाई इन्होंने माल तो बना दिया, किसी ने अचार बना दिया, लेकिन वो अचार बिके भी तो सही ना, उसके लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उसके लिए संगठित आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण करना। 2 लाख से ज़्यादा उद्यम जो अभी अनौपचारिक रूप से हैं उनको औपचारिक ढांचे में लाना। आम की पैकेजिंग की सुविधा, प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, प्रयोगशाला, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इंक्यूबेशन जैसी सेवाएं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वे ऐसे धंधे और ओपन कर सकें, और उद्यमों की वृद्धि के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता देना। ये सारे के सारे काम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। तो दोस्तों लगभग मान के चलो कि बहुत सी योजनाएं चल रही है जो हमारे विपणन के क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उन्हें, हमारे किसानों को, और ऐसे बहुत से उद्यम जो इस क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं उनके लिए मदद कर रही है। ये योजनाएं आपके लिए प्रश्न ही बढ़ाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप जो है इनको बेहतर तरीके से याद करें, रिविजन करें, ठीक है। तो ये हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर पूरा कवर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर विराम करता हूँ। अगली कक्षा में जल संसाधनों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जल संसाधन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर के फील्ड में, खास करके सिंचाई को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। इकोनॉमिक रिव्यू पर हमारा कोर्स है, उसका लाभ जरूर लें। टेस्ट सीरीज जो है उस टेस्ट सीरीज का लाभ लें ताकि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।